जी नेक्स्ट आपके पास पावर। The rate of doing work on a particle is called the instantaneous power applied to the particle। मतलब पहले आपने जस्ट वर्क डन के बारे में पढ़ा, अब आपने साथ टाइम को भी इन्वॉल्व कर लिया। मतलब कोई चीज एक गिवन टाइम के अंदर कितना सारा वर्क कर सकती है, या फिर यूं कह ले वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर का नाम देते हैं। तो वर्क जो होता है वो जाउल में हम कैलकुलेट करते हैं, तो पावर जो है ये वाट में कैलकुलेट होगी, जाउल पर सेकंड। तो पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं वर्क का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका एक अदर फार्मूला भी है कि इफ एफ इज द फोर्स एंड वी इज द वेलोसिटी, देन पावर कैन आल्सो बी गिवन एज पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। Similarly, we define kinetic energy. Energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। मतलब किसी बॉडी के अंदर जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इफ m इज द mass ऑफ अ बॉडी एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, then its kinetic energy is given by हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमने छोटी क्लासों में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर नोट्स करने के काबिल जो बात है, फर्स्ट आपके पास पॉइंट है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी। सेकंड पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि मैस इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैस तो नेगेटिव होता नहीं, और वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए वो भी आपके पास। ये सैरिश अपना माइक प्लीज बंद कर दे। जी नेक्स्ट आपके पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग इट अलोंग अ कर्व सी फ्रॉम P1 टू P2 इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जहां भी एनर्जी कंजर्वेशन जो है, एनर्जी कन्वर्जेशन इन्वॉल्व होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटरचेंज होती है, तो वहां पर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली ऐसा है कि देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप सबने सुना हुआ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को हम पैदा भी नहीं कर सकते और खत्म भी नहीं कर सकते। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताने के बाद मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। जब वो ग्राउंड में फुटबॉल पड़ा हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो जब हम उसे किक लगाएंगे, उसे किक आउट करेंगे, तो उसके अंदर वेलोसिटी पैदा होगी, मोशन पैदा, आप कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी पैदा हो गई। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो ये तो आपने एनर्जी पैदा कर दी। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पैदा नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली जब आपने फुटबॉल को किक लगाई, तो आपने क्या किया हुआ है, उस पे वर्क, उसके ऊपर आपने वर्क डन किया है, आपने उस पर फोर्स लगाई है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो उसके अंदर जो एनर्जी पैदा हुई है, जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर पैदा हो गई है, वो बेसिकली जो आपने वर्क किया था, ये वो वर्क जो है वो एनर्जी में चेंज हो गया। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई वर्क करते हैं, वो वर्क किसी न किसी सूरत में एनर्जी में बदल जाता है। इसी तरह, अच्छा यहाँ पर ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है। आप जिस तरह की फोर्स फील्ड के अंदर काम करेंगे, तो उसी तरह की फिर वो एनर्जी जो है कंजर्वेशन जो है उसके अंदर
कन्वर्जन इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो जब हम किसी बॉडी को नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ, मतलब फर्श पे कोई चीज पड़ी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी कि ऐसी एनर्जी जो बॉडी के अंदर होती है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, पोजीशन की वजह से होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को आप उर्दू में बोलते हैं मख्फी तवानाई, मतलब ये छुपी हुई चीज होती है। छुपी हुई तवानाई है, ये हमें दिखती नहीं है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में दिखाई देती है ना, कि एक चीज हरकत करती जा रही है, उसकी हरकत को देखकर हम कहते हैं जी इसके अंदर एनर्जी है। लेकिन एक चीज फर्श पे पड़ी हुई थी, उसमें एनर्जी नहीं है, आप उसको उठाकर कुछ बुलंदी तक ले गए। तो अब अगर आप उधर से छोड़ते हैं तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत तो पैदा हो चुकी है, लेकिन वो बुलंदी पर जाकर भी रेस्ट की हालत में है ना, मोशन तो नहीं है उसके अंदर। तो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आपने उसको नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने में जितना वर्क किया ना, बेसिकली ये वर्क उसमें स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, ये हर टाइप की उसकी एनर्जी की टाइप के लिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वो किस टाइप का करवाया, फिर उसी टाइप की एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जी, मतलब वर्क डन की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट है माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, उनका जो डिफरेंस है ये बेसिकली वर्क डन होगा। तो W इज इक्वल टू T2 माइनस T1, काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट किया करेंगे। फर्दर आपके पास मतलब यहाँ पर T1 जो है ये मैंने उलट लिख दिया, यहाँ पर V1 आता है, ये वाला पॉइंट जो है इधर V1 आता है। मतलब फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर आगे इसी तरह सेकंड पॉइंट पे। जी। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा प्रूफ इस थ्योरम का है। वैसे हम क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए साथ ये छोटे छोटे मैंने साइड नोट में इनके प्रूफ्स दिए हुए हैं। तो इन प्रूफ्स को आप साथ साथ देख लीजिएगा, सिंपल से इनके प्रूफ है। तो जैसे ये फर्स्ट था आपके पास, ये तो बेसिकली वो की डेफिनेशन अप्लाई की लाइन इंटीग्रल के जरिए। ये जो फोर्स है इसको न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने एम ए राइट कर लिया। एक्सेलरेशन जो होता है ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है, तो इसी को डी वाई बाई डी टी राइट कर लिया। तो ये जो डी टी था इसको इस डी आर के नीचे लिखेंगे, तो ये अगेन डी आर ओवर डी टी, ये अगेन आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसको भी मैंने वेलोसिटी की फॉर्म में लिख लिया। अब ये डी वी डॉट वी, इसको आप टू से मल्टीप्लाई भी कर दे और टू से डिवाइड भी कर दे, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन जाएगा डॉट का। ठीक है ना। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना वी डॉट वी को, इस पर प्रोडक्ट रूल डिफरेंशियल का अप्लाई करते हुए, उस सूरत में आपको टू टर्म्स मिलेंगी। तो वो टू टर्म्स सेम होगी, ऐड होकर टू बन जाएगा, वो टू इससे कैंसिल होगा। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर राइट। तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसल आउट होकर v डॉट वी जो वी स्क्वेयर बनेगा, इसके अंदर फिर आप ये लिमिट पुट कर दें, तो ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेकंड थ्योरम है आपके पास, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। जी, जो चेंज इन एनर्जी है ना, जब हम रेट की बात करेंगे, रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से उसमें जो चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जब टाइम के लिहाज से चेंज होती है, तो उसका टाइम के लिहाज से जो डेरिवेटिव होता है वो पावर के इक्वल होता है। मतलब डी टी ओवर, यहाँ पर कैपिटल टी जो है काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है, पी पावर को डिनोट कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो बेसिकली पावर के इक्वल होगा। इसका भी शॉर्ट सा ये प्रूफ है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर को आप राइट कर सकते हैं वी डॉट वी, बेसिकली वो वी स्क्वेयर ही होता है। तो यहाँ पर हम टाइम के लिहाज से इस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब टाइम के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही v डॉट वी के ऊपर प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स मिलेंगी, डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है वो दोनों सेम हो जाएंगी, उनका जो टू होगा वो इस टू से कैंसिल हो जाएगा।
बाकी ये आपके पास v डॉट डी वी ओवर डी टी बन चुका है। फर्दर हमने डी वी ओवर डी टी को एक्सेलरेशन a राइट कर लिया, एम ए जो है ये फोर्स बन गई, तो एफ डॉट वी ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि ये पावर के इक्वल होता है, तो ये भी इसका शॉर्ट सा प्रूफ था। जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? A force field F is said to be conservative if work done in this field is path independent or work done along a closed path is zero in this field। ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स की, कि जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होना चाहिए। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाते हैं, तो आप अगर पाथ चेंज भी कर लें, तो जैसे मिसाल के तौर पर यहां से आप यहां पर गए, ठीक है, फिर आप सीधा यहां से ऐसे चले गए, या आपने टू, या फिर आप इधर से होते हुए ऐसे यहां पर आ गए, तो एक एक पॉइंट यहां पर था, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक गए हैं, तो जो पाथ आप मर्जी चूज कर लें, वर्क डन उतना ही होगा। अच्छा, दूसरा इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो इन दिस फील्ड। अगर आप एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क डन करते हैं तो वो भी आपके पास जीरो होना चाहिए। मतलब एक ऐसी फोर्स फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, या फिर जिसके अंदर क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो वर्क डन है वो जीरो बन जाए, तो ऐसी जो फील्ड होती है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का नाम देते हैं। कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जी। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स नॉन कंजर्वेटिव की भी हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। एयर रेजिस्टेंस भी नॉन कंजर्वेटिव होती है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज आल्सो नॉन कंजर्वेटिव। जी अब इस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। अ फोर्स फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव if and only if there exists a continually differentiable scalar field v। मतलब यहाँ पर v एक स्केलर फंक्शन है, f जो है, f एक फोर्स फील्ड है और ये एक वेक्टर है, जबकि v जो है ये एक स्केलर फंक्शन है। f वेक्टर फंक्शन है और v स्केलर फंक्शन है। तो अगर हम उस स्केलर फंक्शन v का ग्रेडियंट लेते हैं, इसका ग्रेडियंट लेकर उसका जो नेगेटिव होता है वो इस फोर्स के अगर इक्वल आ जाता है, तो उस सूरत में वो जो फोर्स होगी वो फोर्स कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। मतलब अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो फिर आपको एक ऐसा स्केलर फंक्शन लाजमी मिल जाएगा जिसका आप ग्रेडियंट लेंगे तो वो फोर्स के इक्वल आ जाएगा। और इफ एंड ओनली इफ है, तो अगर आपको एक ऐसा स्केलर फंक्शन मिल चुका है जिसकी ग्रेडियंट की इक्वल फोर्स है, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड थ्योरम है आपके पास कि a force field F is conservative if and only if there exists a continually differentiable scalar field V such that, सॉरी यहाँ पर ये बात तो नहीं आएगी इसके अंदर, ये तो जस्ट आपने F का कर्ल लिया हुआ है। बेसिकली ये जो ऊपर डेफिनेशन दिया ना, फार्मूला दिया हुआ है, इसके दोनों साइडों पर आप कर्ल ले ले। कर्ल से मुराद होता है नेबुला ऑपरेटर के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो लेफ्ट साइड पे तो डेल क्रॉस एफ बन जाएगा, लेकिन जब आप इस साइड पे डेल क्रॉस डेल लेंगे, तो डेल क्रॉस डेल हमने मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट की बात हो रही है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जब हम लेते हैं, तो या फिर डेल क्रॉस डेल ऑफ स्केलर लेते हैं, तो एक ही बात है, दोनों जो आप मर्जी कह लें। तो उस सूरत में कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर से ही हमने ये चीज जो है डिटेक्ट की हुई है। इसी तरह तीसरी कंडीशन, अ कंटिन्यूली डिफरेंशिएबल फोर्स फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। अब जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे उसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व का नाम देते हैं। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इसको पढ़ा भी था कि सिंपल कर्व क्या होती है।
अगर ये लाइन इंटीग्रल इक्वल टू जीरो, अब ये लाइन इंटीग्रल तो बेसिकली वर्क डन है, तो सबसे ऊपर ये जो डेफिनेशन में आपने लिखा था ना कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ जीरो हो, तो ये थर्ड थ्योरम उसी की मैथमेटिकल फॉर्म है कि जो वर्क डन है वो इक्वल टू जीरो लिया हुआ है। ये तीन कंडीशंस हैं जी फोर्स के कंजर्वेटिव होने की, और तीनों आपने याद रखनी है, और तीनों ही इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तीनों स्टेटमेंट्स। जी नेक्स्ट आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द स्केलर v सच दैट, अच्छा ये जो आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिफाइन किया कंजर्वेटिव फील्ड को, तो इसमें ये जो स्केलर फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है ना v, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको आप स्केलर पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एक थ्योरम है इसी से रिलेटेड कि टोटल जो वर्क डन है on a particle in moving it along a curve C from P1 to P2 under a conservative field is equal to increase in its potential energy। जी अब इसके अंदर कंजर्वेटिव फील्ड इन्वॉल्व है। प्रीवियस अगर आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखें तो ये भी बेसिकली वही स्टेटमेंट है। उधर हमने कहा था कि वर्क जो होता है वो इक्वल हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हम कह रहे हैं कि वर्क इक्वल हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तो तस्वुर ही तब पैदा होता है ना जब हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हो। तो इसीलिए इस थ्योरम के अंदर ये कंजर्वेटिव फील्ड इन्वॉल्व हो गई है। ये भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, आप इसको यूं कह ले कंजर्वेटिव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ये। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट P2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P1। तो W इज इक्वल टू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। फिफ्थ थ्योरम आपके पास है, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो जी ये आपके पास वही एनर्जी कंजर्वेशन का कानून है कि कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स फील्ड के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये कुछ चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। तो इनमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फर्दर फर्दर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं और एग्जांपल्स नेक्स्ट कल लेक्चर में करेंगे, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।